नमस्कार, दैनिक उत्तम हिंदू टीवी आप देख रहे हैं। चर्चा खास लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। हमेशा की तरह बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के एडिटर इन चीफ इरविन खन्ना जी। उनका स्वागत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात करते हैं SYL नहर का जो विवाद चल रहा है उसे लेकर जो ओपन डिबेट बुलाई गई है 1 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से, उस पर बात करते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मामले को लेकर एक ओपन डिबेट रखी गई है, पर इस ओपन डिबेट में कौन कौन हिस्सा लेगा? विपक्षी पार्टियों के जो आगू हैं, जो नेता हैं, वो इसमें शामिल होंगे या नहीं, इसे लेके भी संशय बरकरार है। केवल सुनील जाखड़ जी का नाम सामने आ रहा है कि वो इस डिबेट में शामिल होंगे। तो क्या लगता है कि ओपन डिबेट से SYL जैसे गंभीर मुद्दे का हल संभव है? कि पहली बात तो है, जो 1 नवंबर से पहले कल चंडीगढ़ में विपक्षी दलों ने और बैठक अपनी बुला ली चंडीगढ़ में, कुछ बुद्धिजीवी साथ में, और वहाँ पे चर्चा, और वहाँ का एजेंडा ये सेट हो गया कि मान सरकार को उन्होंने टारगेट वहाँ पे किया। अब समस्या ये है कि मान सरकार ने जो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया उसको ये आधार मान रहे हैं। अब सच्चाई तो यही है कि जो अतीत में जो पिछले जो 5-6 दशक में जल बंटवारे को लेकर या नहर निर्माण को लेकर जो कुछ भी हुआ वो इन्हीं दलों के ही सरकारों ने किया। मान सरकार तो उस अस्तित्व में नहीं। अगर ये उनकी गलतियों के कारण मान सरकार आज सत्ता में भी है, चाहे वो राजनीतिक थी या कैसी थी, तो मान सरकार को इस एफिडेविट के बना पे दोषी करार देना या सारे इकट्ठे हो जाना और कहना, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक उद्देश्य ज़्यादा है, पर जहाँ तक खुली बहस की है तो उसका एक पहलू तो सामने आ गए। विपक्षी दलों में पहले अपना एजेंडा तो पहले क्लियर कर दिया था। दूसरा ये आ गया कि अतीत के जो कुछ हुआ है इन्हों क्या है। अब तीसरी बात यह है कि जो जहाँ पे अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस और मैं चौथा एक किसान संगठन, ये 4 मेन है। अगर ये 4 एक मत हो जाएं तो सरकार के साथ इनकी बातचीत पंजाब सरकार से भी हो सकती है। तो ये इकट्ठे हो गए, पर समस्या ये है कि जो ये 4 इधर पंजाब के यूनिट है, अगर हरियाणा के यूनिट से अपनी बात करें तो उनकी मांग और इनकी मांग के दोनों में फर्क है। बिल्कुल, कांग्रेस हरियाणा, अकाली दल हरियाणा और किसान संगठन हरियाणा, भाजपा हरियाणा, चारों की ये स्थिति अलग है। इसी तरह आप सरकार की स्थिति भी, आप उधर विपक्षी में अभी इधर तो नहीं है। तो मेरा मतलब यह है कि ये जो खुली बहस में, अगर जैसे आपने बात की कि 1 नवंबर को जाखड़ जी का जाना संभव हो सकता है, मैं जाखड़ जी और भी कोई 1-2 नेता आ भी जाए तो वहां पे होगा क्या? आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, एक दूसरे पे उंगली उठेगी। जब एक उंगली दूसरे पे उठेगी 4 अपने पे भी उठेगी। तो पंजाब के जो इतने गंभीर मुद्दा है, जल बंटवारा और नहर निर्माण, तो इस गंभीर मुद्दे में जब इस स्तर पे चले जाएंगे हम पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से जब हम ये देखेंगे एक दूसरे के रूप, तो बहस से ये हल नहीं होने वाला। ये तो है कि बंद कमरे में बैठ के आप संवाद करें, संवाद करके आप जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको सॉर्ट आउट करके जो पॉइंट है व्यवहारिक होकर एकजुट होकर फिर आप हरियाणा से करें। दूसरी एक बात और जो ध्यान देने वाली है कि ये मुद्दा ऑलरेडी उच्चतम न्यायालय में देश के बाद, और 20 वर्ष पहले पंजाब अपना केस हार चुका है। तो हमें न्यायिक जो कानूनी पहलू है वो भी देखना पड़ेगा, राजनीतिक पहलू वो भी देखना पड़ेगा, किसानों को हित और जाने तो वो भी देखने पड़ेंगे। तो उस मुद्दे को आप पब्लिकली, घर की बात को आप गली में जब करेंगे तो एक घर की बात नहीं संभलती, तो जब पंजाब की बात है तो ये कैसे संभलेगी? तो बेहतर तो यही है कि इसको जो खुली बहस को संवाद में बदला जाए और गंभीर मुद्दा 4 कमरों को दरवाजों के अंदर बंद रह के इसको करके गंभीरता से ईमानदारी से सोच के, क्योंकि इस समय आज जो परिस्थितियां हैं वो लोगों की भावनाओं को भड़काने के नहीं है। विकास की बात चलनी चाहिए, एकजुट होकर पंजाब को आगे ले जाने की बात चल रही है। केवल राजनीतिक मत के लिए या स्वार्थ के लिए ऐसे खेल पंजाबियों के साथ नहीं होना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। बरसों बाद, काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 22 जनवरी को वो दिन आएगा जब अयोध्या के श्री राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन्विटेशन भेजा गया है, उन्हें आमंत्रित किया गया है। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का आयोजन और खास करके प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करना
हिंदू वोट बैंक को भुनाने की और बीजेपी की ओर आकर्षित करने की कहीं ना कहीं एक प्लानिंग है, एक राजनीति है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये राम प्रतिष्ठा तो चलो एक खुशी की बात है, सभी को बधाई। मैं समझा राम भक्तों को भी, देश भक्तों को भी, सबको ये बधाई कि ये एक शुभ अवसर आया है। ये जो आपने बात की वर्षों की, मैं कहता हूँ सदियों बाद, 1500वीं सदी के बाद आज 23वीं सदी में हम रामलला के वहाँ पे राम जन्मभूमि पे स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि देशवासियों के लिए एक गौरव की बात है, मान सम्मान की। हमारी देखो, जो विदेशी आक्रमण के होते हैं उनकी पहला जो लक्ष्य ये होता है कि जो स्वदेशी हैं, जिन पे उन्होंने विजय प्राप्त की है, उनके आस्था के केंद्रों को, जिन पे उनको मान सम्मान मिलता है, उनको तबाह करना। और ये सारे हुए, और उस अपने मान सम्मान को बचाने के लिए हम संघर्ष करते रहे। और आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखिए, ये जो सोच है ना वोट बैंक की, ये मैं समझता हूँ पता नहीं किस हिसाब से नेहरू के समय में भी जब सोमनाथ मंदिर की बात उठी थी, सरदार पटेल ने बनाना ही शुरू किया, तो वो नेहरू जी ने उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं, ये हिंदुओं की बात, ये हिंदुओं की बात नहीं है, देश के स्वाभिमान की बात है। सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे गए भी, बनाया भी, क्योंकि उन्होंने इसको एक हिंदू समाज के साथ नहीं जोड़ के देखा, उन्होंने देश की सभ्यता संस्कृति के साथ जोड़ के। ये आज भी उसी तरह देखने और सोचने की बात है। ये हमारे देश की, ये जो ये मंदिर निर्माण को लेकर समझो संघर्ष हुआ था, तब भी यही बात उठी थी। जब फिर निर्माण के कानूनी हक आ गया हमारे पास भी, हाँ बनना है, तो उसके बाद फिर तरीक को लेकर उंगली उठनी शुरू हो गई, भाई हाँ जी सरकार ये कह रही है, तरीक तो दे नहीं रही। अब तरीक की बात आ गई है तो फिर निमंत्रण की बात आ गई है। अगर मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण थोड़ा किसी को दिया जाए, तो एक विशेष उपलब्धि। आप जितने विपक्षी दल हैं, इतने संघर्ष में कितनी दफा राम जन्मभूमि में, ये भी अपने में प्रश्न चिन्ह है। कोई कौन नेता, चाहे वामपंथी है, चाहे कांग्रेस का है, कोई दूसरी पार्टियों का, कौन गया है? तो जब आपकी आस्था, आप उस आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा के है, तो ये गलत बात है। इस बात को देश के मान सम्मान के साथ जोड़ के देखना चाहिए। आज देखिए काशी विश्वनाथ की बात हो रही है, कृष्ण जन्म, ये सारी बातें तत्काल आजादी के बाद हो जानी चाहिए थी। जिस तरह सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था, पुनर्निर्माण हुआ, वो इसी तरह ये होना चाहिए। इसको राजनीति से देखना सैद्धांतिक तौर से गलत है। राम हमारा केंद्र बिंदु है। संविधान में राम राज्य की बात की है, राम दरबार के चित्र हैं, तो इसका मतलब है कि देश के साथ संविधान में जिसके चित्र लगे हुए, तो देश की बात है, एक समाज की बात तो है नहीं। जो उस तरह देखना चाहिए कि ये देश के साथ जुड़े, एक व्यक्ति के साथ नहीं, एक समाज के साथ नहीं। राम तो हम कहते हैं कण कण में भगवान, उस भावना को लेना चाहिए। ये राजनीति से ऊपर की बात है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। हर साल क्या होता है, जब धान की कटाई होती है उसके बाद जो पराली जलाई जाती है, तो उसके बाद दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी उसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बार पंजाब और हरियाणा में खास करके अगर देखा जाए तो पराली जलाने के जो मामले हैं वो 50% तक कम हुए हैं। हालांकि इसे लेकर लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार कदम उठाती भी रही है, किसानों को भी जागरूक करती रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इसे लेकर जारी होते रहे हैं। तो क्या लगता है ये जो कमी आई है पराली जलाने के मामलों में, ये केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों का नतीजा है या फिर किसान भी अब खुद जागरूक हुए हैं इसे लेकर? देखो, इसको ये पहली बात तो राहत देने वाली है कि पंजाब में 50% कम हुआ पिछले साल से इस साल में। पर दूसरी साथ के साथ बात यह है कि पंजाब में मामले कम जरूर है, पर AQI जो है वो जो 50 से 100 को होना चाहिए स्वच्छता के हिसाब से, वो आज भी 125 से 150 और कईयों में 170 तक गया, और अब मामले बढ़ भी रहे हैं। पर जो कमी आई जब, उसमें मैं समझता हूँ कि जो सरकारों की बात है, मान सरकार ने इमीडिएट जो कार्य किए वो ये कि जो पराली काटने के लिए मशीनों के लिए सब्सिडी दी, किसानों को मशीनें खुद भी खरीदी, किराए पे भी दी। किसानों को खरीदने के लिए जो उनके कोऑपरेटिव्स के लिए 80% तक सब्सिडी दी, निजी के लिए 50% सब्सिडी दी है। और अभी खुद सरकार ने 24 मशीनों का ऑर्डर किया और लेने के लिए, तो ये एक पहलू है। और इसके साथ जहाँ केंद्र सरकार किया, तो उन्होंने पीछे गडकरी जी ने एक दिल्ली में कोई कार्यक्रम में अनाउंस किया था कि हम बहुत जल्द जो है इसका एथेनॉल में पराली का अभी चल रहा है, इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। बायो एशियन फ्यूल में, जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टरों के फ्यूल में, उसमें भी हम पराली के इस्तेमाल दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब किसानों के पास पराली खरीदने के लिए
लाइनें लगी होंगी किसानों। और मैं ये समझता हूँ जहाँ पंजाब सरकार ने भी उद्योगपतियों और भट्टों वालों को ये बोला है कि 20% कम से कम अपने ईंधन में पराली का इस्तेमाल करना शुरू करें, तो ये चीज़ सारा है। अब जहाँ तक किसान की बात है, किसान की अपनी मजबूरी आर्थिक, पर आर्थिक मजबूरी के साथ साथ किसान को ये समझना चाहिए कि उसका अपना स्वास्थ्य, उसके अपने परिवार का स्वास्थ्य और समाज का सारा संभाल के अगर पराली को जितना कम करे उसमें सबका भला है। केवल पैसे के लिए आप ये करें तो ये एक पैसे के कारण आप ये कर रहे हैं, तो वो समाज हित, देश हित, प्रदेश हित किसी के हित में नहीं है, उनके स्वयं के हित में भी नहीं है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पराली कम हुई है, जलनी बंद नहीं हुई, ये बात आप समझें। और जो हवा का जो AQI आता है वो भी अभी ऊपर गया, खतरे के घंटी दे रहा है, तो उस पर चिंतन की जरूरत है और गंभीरता से। बाकी जो कम हुआ है इस पर एक योजनाबद्ध तरीके से जारी रहना चाहिए। इस पे हमें एटीज नहीं हो जाना चाहिए, हाँ ये अब कम होगी तो हम समझ नहीं, मामले को रोकना चाहिए। चलिए भारत और कनाडा के रिश्तों की बात करते हैं। जो विवाद चल रहा है उसके बीच भारत ने कनाडा के लिए वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। हालांकि कुछ खास कैटेगरीज के लिए भी ये वीज़ा सेवाएं शुरू की गई है। तो क्या लगता है जो कोशिश हो रही है दोनों देशों की तरफ से, थोड़ी थोड़ी जो बर्फ जमी है भारत और कनाडा के रिश्तों पर, ये पिघलनी शुरू होगी? देखो, कनाडा और भारत ने जो भारत सरकार का कदम है, ये मैं समझता हूँ कि राहत भरा, विशेष रूप से पंजाबियों के लिए, क्योंकि जो 4 कैटेगरीज में उन्होंने दी है, पहली उन्होंने रखी है जो भारतीय मूल के कनाडा के नागरिक हैं वो आ सकते हैं। दूसरा उन्होंने दिया है जो बिजनेस के लिए जिनका आना जाना है वो आ सकते हैं। तीसरा उन्होंने रखा है जो स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेडिकल, वो आ सकते हैं। चौथा उन्होंने रखा है जो बौद्धिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंटेलेक्चुअल्स की जो मीटिंग है, उनमें पार्टिसिपेशन के लिए आना जाना किसी का, तो वो आ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत सरकार का जो एक प्रैक्टिकल है डिसीजन, कीपिंग विद द सर्कमस्टेंस, सारे हालात को देखते हुए, क्योंकि कनाडा में जो लोग बैठे थे, भारत में जो बैठे थे, उनको, उनके हितों को देखते हुए और उनकी परेशानी को देखते हुए भारत सरकार ने एक ऐसा कदम लिया जो राहत वाला है। पर इसका आगे का जो कदम है वो फिर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये कनाडा सरकार के रवैये पे है, क्योंकि कनाडा सरकार में आज भी जो देश विरोधी, भारत विरोधी है, खालिस्तानी जो वहाँ पे तत्व हैं, चाहे 1% 2% जितने भी हैं, उनकी गतिविधियाँ, और जो वहाँ पे हमारे राजदूत हैं या एम्बेसीज हैं, उनको जो खतरा है, उसको देखते हुए जब तक वो सुनिश्चित नहीं करते, क्योंकि उनके तरफ से जब एक ताली एक हाथ से नहीं बजने वाली। भारत ने पहल करी पहले बंद करने की भी, कीपिंग विद द सर्कमस्टेंसेस, उस अब इन्होंने दोबारा राहत भी दी है, वो भी अपने लेवल पे की। तो अब कनाडा की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि वो भारत विरोधी गतिविधियों को रोके। अगर वो रोकता नहीं, 4-6 महीने बाद फिर किसी बात पे तनाव आ जाता है, जैसे कोई खालिस्तान मूवमेंट निकलती है या एंटी इंडिया बात कोई और निकलती है, तो भारत सरकार के फिर ऑप्शन नहीं होगा, फिर उसको एक सख्त कदम लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भारत सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव या एक सकारात्मक कदम है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए और सबको राहत भरा है। तो कनाडा सरकार को भी इस तरह रेसिप्रोकल होना चाहिए और उसको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। केवल इस बात के लिए कि राजनीति, अपने आंतरिक राजनीतिक लाभ के लिए अगर वो भारत पर निशाना साधे तो ये गलत होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक नया साल आने वाला है, उसमें और देखें आप जो शादी ब्याह को लेकर पंजाबियों को ज्यादा चल रहे थे, वो उनको राहत मिलेगी। अच्छा कदम है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और चर्चा में हमारा साथ देने के लिए। तो अगले हफ्ते कुछ और सियासी मुद्दों के साथ फिर होगी मुलाकात। अपडेट्स के लिए लगातार आप देखते रहिए दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। नमस्कार।